नंबर शेयर कर देंगे ना उन्हें पासवर्ड जनरेट नहीं थी हेलो।
गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बधाई सर, आपका ऐप लॉन्च हो गया। थैंक यू सो मच सर। उसमें सर नाम शो नहीं हो रहा होगा, वो सीख मैंने लिया? डाउनलोड कर लिया उसको। डाउनलोड कर लिया? हाँ कर लिया, रजिस्टर कर लिया मैंने। अभी हम वहीं बैठे हैं ऐप वालों के यहाँ पे। हाँ हाँ। उसमें मैंने आपके टॉपिक ऐड करवा दिए नीचे, ऑर्गेनाइज अच्छा अच्छा। फिलॉसफी। वो उसमें आपका नाम वो शो नहीं कर रहा था, तो मैं उसी के लिए आया था, कैसे बाई मिस्टेक हो रही है। हाँ वो कह अच्छा रहे अच्छा सर मैं कर दूंगा, इसलिए नाइट में वहीं आया था अभी। तो आप सर इसमें अच्छा अच्छा। बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। इसमें नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, कोई टाइम की लिमिट नहीं गुड होगी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और यहीं पेमेंट गुड कर इवनिंग सकते सर। हैं। जी गुड इवनिंग। यहाँ पे सर पर्सनल भी है, कोई अपना करके मतलब वो शो करा सकता है अपना आराम से। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी में रहेंगे परमानेंट नोट्स, तो बच्चा यहाँ से कोई ले नहीं पाएगा, चोरी नहीं हो पाएगी बस। हाँ हाँ। जो जो अपना बच्चा है वो हाँ देखेगा। ये ऑगनॉन सुबह नहीं था, ये आ गया है। अरे ऐसे ही नहीं है सर ऑगनॉन आ उसमें। गया है, रेपर्टरी आ गया है। वो सर उसमें नीचे तुम्हारे सब्जेक्ट आ गए हैं आपके, हम्म। मैंने करवा दिए ऐड, फिलोसफी ऑर्गेनाइज रेपर्टरी से करा दिया है। तो उसमें आप लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा सर आपको, तो जी उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स। ठीक है सर। अभी चल रही है, प्रोसेस में है ऐप, अपनी प्रोसेस में पूरा नहीं हो पाया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आजकल में हो जाएगा। अभी तो तो अभी तो ये बिगिनिंग ही है ये। जी जी सर, कल या परसों से अपन इस पर कम्प्लीटली क्लास ले पाएंगे। यहाँ तक है मंडे से तो इसी पे ले जी पाएंगे। जी तो जी। जूम की 40 मिनट की टेंशन खत्म आपकी सर। हाँ वो भी खत्म हो जाएगा, सही कह रहे हाँ, हैं। परेशान नहीं होना उसमें, कितने भी लोग। सभी आपका लोग आ गए लेक्चर, सर? हाँ कुछ लोग आ गए, अभी 20 लोग आ गए हैं। आपका लेक्चर सर डायरेक्टली चाहेंगे तो अपन लाइव भी चलेगा यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। जी सर, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा, उसमें लिंक है अपने पास। हम्म। 19 लोग आ गए। हो जाएगा। जी सर, जी स्टार्ट कर सकते हैं। आ गए सब, ठीक है जी सर। तो आप लोगों को आज मैंने एक टास्क दिया था। यस सर। हाँ, तो कहाँ तक वो पूरा हुआ है? सर 38 हो गया था, 39 में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट 40 और 41 और 42 हो गए थे। अच्छा, तो अब आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में उसको समझा दीजिए कि व्हाट इज दैट, वो यस एफोरिज्म सर। क्या कहना चाहता है। तो सर 38 एफोरिज्म में ये है कि अगर दो डिसिमिलर डिसीज मिलेंगी जिसमें से जो न्यू वाली डिसीज ज्यादा पावरफुल है अगर ओल्ड डिसीज से, तो न्यू डिसीज सस्पेंड कर देगी ओल्ड डिसीज को, मतलब न्यू डिसीज से सिम्टम आएंगे और ओल्ड डिसीज मतलब हट जाएगी। तो जब न्यू डिसीज की जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या फिर या तो वो क्योर हो जाएगी या फिर उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो ओल्ड डिसीज है वो वापस रीअपियर हो जाएगी। तो इसी वजह से, तो इसीलिए हैनीमैन सर ने एक एग्जांपल और दिया है, जैसे किसी को एपिलेप्सी है तो उसके जो एपिलेप्सी के जो अटैक्स हैं वो हट जाएंगे जब रिंगवॉर्म की डिसीज उसको हो जाएगी। तो जब रिंगवॉर्म का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो जो एपिलेप्सी अटैक्स हैं उसके वो वापस आने लगेंगे। और एक और एग्जांपल दिया बहुत था, अच्छा। जैसे किसी को मेनिया हुआ है और मेनिया किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, और तो फिर जो मेनिया अगर तो मेनिया के सिम्टम्स आएंगे और ट्यूबरक्लोसिस रिमूव हो जाएगा तब तक के लिए। बट जब बाद में मेनिया जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स वापस आ जाएंगे, जो कि पेशेंट के लिए काफी फैटल हो जाएंगे। और फिर 39 में थोड़ा समझ नहीं आया था उतना उस रिलेटेड में, बट 40 वाला आ गया था। तो अगर आप बोले तो एक्सप्लेन करें या कोई और? ओके, नहीं आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। बहुत थोड़ा सा अप एंड डाउन तो उतना तो चलता है। हाँ सर।
चलता इन द सेंस कि मैं उसको नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया है। और कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस सर। हाँ, बताइए। फॉर्मलिज्म नंबर 40 में हनीमन सर ने कहा है कि इसी की सेकंड पॉसिबिलिटी है यदि बॉडी में 2 डिसिमिलर डिजीज होंगी, जिसमें से कि जो फर्स्ट है उसके अगेंस्ट जो न्यू डिजीज है उसकी जो पावर है वो ज्यादा रहेगी। अच्छा। तो जो नई डिजीज है वो पुरानी को सस्पेंड कर देगी, क्योंकि अभी सूर्यांश ने बताया, शायद मैं अपोजिट बता रहा हूँ। सूर्यांश ने जैसे बताया फर्स्ट सेकंड को रिपेल कर देगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि नई बीमारी जो है वो लोअर रहेगी, लेकिन जो पुरानी है वही हायर रहेगी और पुरानी लोअर को आने नहीं देगी। पुरानी पुरानी क्या करेगी? वापस बताइए। इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो कि सूर्यांश ने बताई कि यदि पहली बार पुरानी डिजीज स्ट्रॉन्ग है, न्यू वाली डिजीज बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करेगी। सेकंड पॉसिबिलिटीज हैं यदि 2 डिसिमिलर डिजीज हैं जिसमें न्यू डिजीज पुरानी डिजीज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो न्यू डिजीज के सिम्टम्स आएंगे, पुरानी रिपेल हो जाएगी। सही ये अफोरिज्म, सही। जबकि अफोरिज्म 38 में सूर्यांश ने 40 किया था, 38 वाला छोड़ के। ठीक है। इसमें पुरानी स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, और कोई है जिसने तैयार किया है? आ सकता है वॉलंटरली। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गुड बताइए। इवनिंग गुड इवनिंग सर। 38 है एफोरिज्म। 38। जी सर। कोई आगे बढ़ो उसके। 38 तो 2 लोगों ने बता दिया। सर 40 वाला। सर 40 बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। सर इसमें डॉक्टर एनिमल साहब ने बोला है ये थर्ड पॉसिबिलिटी है एफोरिज्म 40 में। एनिमल साहब ने बोला कि अगर 2 डिसिमिलर डिसीज मतलब मिले, दोनों इक्वल स्ट्रेन में है, तो जो क्रॉनिक का डिसीज है सर, वो कंसिडर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब वो बना रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स डिसीज बनाएगा सर। जैसे सर नहीं। जी सर। नहीं, आपने ये जो कहा ना इक्वल स्ट्रेंथ नहीं, ये शब्द मत डालिए इक्वल स्ट्रेंथ, बाकी आपका सब सही है। 2 बीमारियां जी सर। आगे आप जो बता रहे थे बाकी सब सही है। आपने जो ये कहा ना कि दोनों बीमारियां अगर इक्वल स्ट्रेंथ की हैं, तो यहाँ इक्वल स्ट्रेंथ या हायर स्ट्रेंथ या लोअर स्ट्रेंथ की बात ही नहीं है इस एफोरिज्म में। ओके सर। तो सर ये क्रॉनिक कैरेक्टर में रहता है, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। जो ये अगर ये रहा तो एक कॉम्प्लेक्स डिसीज बना देता है सर। जो कॉम्प्लेक्स डिसीज रहा, जैसे कॉम्प्लेक्स डिसीज ये है सर, मिक्सर ऑफ मोर देन सर ये मिक्सर है मोर देन 1 डिसिमिलर डिसीज, कॉम्प्लेक्स डिसीज। जैसे सही। क्रॉनिक डिसीज है, अगर वो सिफिलिटिक पेशेंट है, वो कन्वर्ट हुआ सोरिक में, और वापस जो सोरिक वो सोरिक है सर, वापस से सिफिलिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सर एक कन्वर्ट एग्जांपल नहीं हो जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। यस सर। कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। यानी आपके पास शक्कर है और नमक है, तो शक्कर और नमक दोनों आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डिसिमिलर है। लेकिन अगर शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर ही रहेगा। जी सर। सर और एक एक्यूट डिसीज का एग्जांपल, जैसे मीजल्स और चिकन पॉक्स, दोनों एक साथ एक्यूट में दोनों एक साथ सर प्रेजेंट हो सकते हैं। और सर अगर लंबे समय के लिए हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए, उस दौरान भी ये हो सकता है सर। अच्छा अच्छा। प्रीतम जी ने तैयारी नहीं की?
हेलो प्रीतम है नहीं लग रहा है। हेलो हाँ बोलिए। सर 37 और 39 बताने की सर कोशिश करता हूँ, ज्यादा समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ सर। जी बताइए ना। सर उसमें ये लिखा है कि वही वाली बात लिखी है लेकिन वो एलोपैथिक के फंडा से लिखी है कि जब कोई फिजिशियन एलोपैथिक से ट्रीट करता है यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीट करता है तो क्या करता है कि वो नेचुरल डिजीज से सिमिलर तो होती नहीं है, तो जो भी एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो डिसिमिलर होती है। तो क्या होता है कि पेशेंट क्योर नहीं होता है, जब मेडिसिन उसको देते हैं तो एक आर्टिफिशियली डिजीज प्रोड्यूस होती है जो डिसिमिलर होती है। तो क्या होता है कि वो जो उसकी नेचुरल डिजीज है वो कुछ समय के लिए डिसअपीयर हो जाती है और प्रॉपर क्योर नहीं होता है, और आगे जाके वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेडिसिन चलती रही तो कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर लेगी, वो नेचुरल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज जो डिसिमिलर है जी वो मिलके। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले वाली एक जो फर्स्ट कंडीशन थी हम उसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि क्या होता है जब दो डिसिमिलर डिजीजेस आपस में मिलते हैं। तो जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मिलते हैं तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर सर स्लाइड नंबर 104। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर जो दो डिसिमिलर डिजीजेस जो दोनों आपस में मिल रहे हैं उसमें जो पुराना वाला है और जो नया वाला है, अगर इन दोनों की शक्ति एक समान है, अगर इन दोनों का स्ट्रेंथ एक जैसा है, इक्वल है, या फिर अगर जो पुराना वाला है वो ज्यादा ताकतवर है और जो नया वाला है वो थोड़ा सा कमजोर है, तब क्या होगा? बॉडी या हमारा जो वाइटल फोर्स है या हमारे शरीर के अंदर का जो भी सिस्टम है वो उसको अलाउ नहीं करेगा और वो उसको रिपेल कर देगा। ये फर्स्ट कंडीशन था जहां पर दोनों का स्ट्रेंथ या तो एक बराबर है या जो पुरानी डिजीज है वो ज्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट कंडीशन क्या था? नेक्स्ट कंडीशन आता है एफोरिज्म 38 में। सर स्लाइड नंबर 108। नेक्स्ट कंडीशन आता है एफोरिज्म नंबर 38 में। ये कहते हैं कि जब दो डिसिमिलर डिजीज, अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है जहां पर वो बताते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाए तब क्या होता है, यानी कि जो नया डिजीज आ रहा है वो ज्यादा ताकतवर हो और जो पुराना डिजीज है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, तब क्या होगा? तो 38 में वो लिखते हैं द न्यू डिसिमिलर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर, जो नई बीमारी आ रही है वो ज्यादा ताकतवर है। इन दिस केस, ऐसे केसेस में क्या होगा? द डिजीज अंडर विच द पेशेंट ओरिजिनली लेबर्ड का मतलब होता है कष्ट, जो पुराने बीमारी के कष्ट में था, जिस कठिनाई में था, वो जो तकलीफ है वो कमजोर है। अगर वो कमजोर है, इन दिस केस द डिजीज अंडर विच द पेशेंट ओरिजिनली लेबर्ड बीइंग द वीकर, क्योंकि वो कमजोर है, विल बी केप्ट बैक, उसको पीछे ढकेल दिया जाएगा। एंड सस्पेंड का मीनिंग होता है कि किसी को उसका कार्य करने से रोक दिया जाना। सस्पेंड का मतलब निकाल देना नहीं होता। सस्पेंड का मतलब उसको कंप्लीट एलिमिनेट कर देना नहीं होता। जब किसी पुलिस ऑफिसर को या जब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो नौकरी पर है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, यानी कि उसकी पोजीशन ऑक्यूपाइड है लेकिन वो अपने पावर्स को, अपने ताकत को वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सिमिलरली यहाँ पर कि जब दो डिसिमिलर डिजीज मिलते हैं जिसमें पुराना बीमारी कमजोर हो और नई जो आने वाली बीमारी है वो ज्यादा ताकतवर हो, तो जो पुरानी बीमारी है उसको पीछे ढकेल दिया जाएगा, वो पीछे चला जाएगा
उसके जो पावर्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंडेड बाय द एक्सेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वन। अंटिल, कब तक ये सस्पेंडेड रहेगा? तब तक वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक कि ये जो नई बीमारी आई है वो या तो क्योर ना हो जाए या वो अपना पूरा कोर्स खत्म ना कर ले। Until the later shall have run its course or been cured, and then the old one reappears uncured। और जब ये नया वाला बीमारी अपना कोर्स खत्म करके जब वो चला जाएगा, तब ये जो पुरानी बीमारी जो अंदर जो सस्पेंड पड़ी थी, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, अब ये दोबारा वापस आएगी और फिर से अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि उसका जो बॉस था वो चला गया है। अब इसके बाद इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके बाद के एफोरिज्म्स में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। मेन इतना ही है जितना मतलब हमको समझने की जरूरत है। बाकी के एग्जाम्पल्स देकर वो हमको कन्विंस करा रहे हैं या अपने ऑब्जर्वेशंस को वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। 2 children affected with a kind of epilepsy remain free from epileptic attacks after infection with ringworm। रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ तो उनका जो एपिलेप्सी था तब तक एपिलेप्सी नहीं आया जब तक वो रिंगवर्म था। बट एज सुन एज द इरप्शन ऑन द हेड वाज गॉन, जैसे ही उनका रिंगवर्म का इरप्शन चला गया, एपिलेप्सी रिटर्न आ गया। द एपिलेप्सी रिटर्न जस्ट एज बिफोर। As Tulpius observed, ये जो Tulpius हैं, ये कोई फिजिशियन है जिनका क्रॉस रेफरेंस जिसका फुटनोट 20 में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस बात को मेंशन किया है, उसका लिंक दिया हुआ है। The itch as Schoff saw। अब ये शॉफ जो है ये भी कोई डॉक्टर हैं जिनका ऑब्जर्वेशन है, और उन्होंने वो अपना ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखा है, वो फुटनोट 21 में उन्होंने डॉक्टर अनेमन ने मेंशन किया हुआ। The itch as Schoff saw, जैसा कि शॉफ ने भी देखा, disappeared on the occurrence of this scurvy। स्कर्वी जब आया पेशेंट्स को तो जो इच था वो चला गया, लेकिन जैसे ही बट आफ्टर द क्योर ऑफ लेटर, जैसे ही स्कर्वी ठीक हुआ, उसका जो इच था वो वापस से स्टार्ट हो गया। सो ऑल्सो, इसी तरीके से द पल्मोनरी थाइसिस, थाइसिस का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आज हम लोग कॉक्स भी कहते हैं। थाइसिस, कंजम्पशन, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कॉक्स, ये सब ट्यूबरकुलोसिस के ही नाम है। सो ऑल्सो द पल्मोनरी थाइसिस, यानी लंग्स का जो ट्यूबरकुलोसिस था, रिमेन्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब वो न तो आगे बढ़ा न पीछे आया, वो जैसे था उसी स्थिति में रह गया। सो ऑल्सो the pulmonary thysis remained stationary when the patient was attacked by a violent typhus। typhus भी एक तरीके का फीवर होता है। but went on again after the latter had run its course। और जब ये टाइफस चला गया तो ये पल्मोनरी थाइसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो था ये दोबारा वापस आया। नेक्स्ट ले लीजिए। फिर आगे उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया है इसी 38 एफोरिज्म में, इफ मेनिया अकर्स इन अ कंजम्पटिव पेशेंट। कंजम्पटिव जैसे मैंने बताया, कंजम्पशन का मतलब सर ये टाइफाइड तो नहीं है? नहीं, ये टाइफाइड को टाइफस नहीं बोलते, टाइफस अलग बीमारी है। तो 38 में आगे वो बताते हैं, इफ मेनिया अकर्स इन अ कंजम्पटिव पेशेंट, यानी किसी टीबी के पेशेंट में जब मेनिया आता है तब क्या होता है, द थाइसिस विद ऑल इट्स सिम्टम इज रिमूव्ड बाय द फॉरेन। टीबी के सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। बट इफ दैट गो ऑफ, लेकिन जैसे ये मेनिया खत्म होता है, द थाइसिस यानी वो जो ट्यूबरकुलोसिस है वो वापस आता है, रिटर्न्स इमीडिएटली एंड प्रूव्स फैटल। अब की बार जब आएगा तब वो ज्यादा खतरनाक बनकर आता है। फिर एक एग्जांपल दिया इन्होंने, व्हेन मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स आर प्रिवलेंट एट द सेम टाइम। जब मीजल्स और स्मॉल पॉक्स दोनों जब एक ही समय पर उनका इन्फेक्शन चल रहा हो, एंड बोथ अटैक द सेम चाइल्ड, और दोनों जब एक ही बच्चे को अटैक करते हैं तब क्या होता है, नॉर डज द मीजल रिज्यूम्स इट्स कोर्स अंटिल आफ्टर द क्योर ऑफ द स्मॉल पॉक्स। जब तक स्मॉल पॉक्स ठीक नहीं हो जाता, मीजल्स
अपना कोर्स पूरा नहीं करता, बट if not it not infrequently happens that the inoculated smallpox is suspended for 4 days by the supervention of the measles. लेकिन ऐसा बार बार देखा गया है कि स्मॉल पॉक्स को ये मीजल्स रोक देता है, जब तक ये मीजल्स रहेगा तब तक स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स नहीं आएंगे, एज ऑब्जर्व बाय मैनगेट भी कोई फिजिशियन थे जिनको ऑब्जर्वेशन उन्होंने फुटनोट नंबर 24 में लिखा हुआ है। आफ्टर द डिस्क्वामेशन ऑफ विच, और जैसे ही आफ्टर द डिस्क्वामेशन ऑफ विच स्मॉल पॉक्स कंप्लीट्स इट्स कोर्स, और जैसे ही मीजल्स के रैशेस खत्म हो जाते हैं तब स्मॉल पॉक्स अपना कोर्स दोबारा वापस आकर खत्म करता है। इवन व्हेन द इनोकुलेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स हैड टेकन इफेक्ट फॉर 6 days, अगर 6 दिन भी स्मॉल पॉक्स ने अपना काम किया तो यूजुअली 9 या 10 days में ये खत्म हो जाता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। लेकिन even when the inoculation of the smallpox had taken effect for 6 days, मान लीजिए 6 दिन तक smallpox ने अपना काम किया है, उसने अपने symptoms दिखाए हैं, and then the measles broke out, और उसी समय measles आ जाए, the inflammation of the inoculation remained stationary, तो जो smallpox के रैशेस थे उनका इन्फ्लेमेशन वैसे का वैसे उसी पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, remained stationary, and the smallpox did not ensue until the measles had completed its regular course of 7 days. अब क्या होगा, जब measles पूरा 7 दिन का अपना कोर्स खत्म कर लेगा, उसके बाद ये जो smallpox है उसके बाद वापस से शुरू होंगे और फिर अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिर इन्होंने और भी सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो ये सारे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स ही दिया है, इसीलिए मैंने ये, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे थे इसलिए मैंने ये आप लोगों को टास्क दिया है, ताकि आप लोग पहले से इसको अगर पढ़ के रखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आएंगे। फिर इन्होंने एक देखो एग्जाम्पल दिया कि इन एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स that disease attacked many individuals on the 4th or 5th day after the inoculation of smallpox and prevented development of smallpox until it had completed its own course, whereupon the smallpox appeared and proceeded regularly to its termination. The true smooth erysipelatous मतलब होता है कि एक डर्मेटाइटिस जैसे पूरा एक प्रॉब्लम होता है जिसमें स्किन का जो अपर लेयर है वो पूरा बहुत ही इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सेलुलाइटिस जैसा अपीयर होता है वो। The true smooth erysipelatous looking scarlatina of Sydenham with sore throat was checked 4th day. Checked का मतलब होता है स्टॉप कर देना। The true smooth erysipelatous looking scarlatina of Sydenham with sore throat was checked on the 4th day by the eruption of cowpox. Cowpox आया और ये जो erysipelatous था scarlatina of Sydenham का, ये रुक गया, which ran its course, regular course, and not till it was ended did scarlatina again establish itself. और जब तक ये cowpox चला नहीं गया तब तक ये scarlatina वापस नहीं आया, ये उतने पर ही रुका रहा। The cowpox was suspended on the 8th day by supervention of the true smooth scarlatina of Sydenham, and the red areola of the former disappeared until the scarlatina was gone. और वैसा ही कुछ इसके साथ भी है कि अगर किसी को cowpox है तो scarlatina उसको dominate कर लेता है until the scarlatina was gone, whereon the cowpox immediately resumed its course and went on to its regular termination. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए स्लाइड नंबर 114। तो बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हैं और जितने भी अभी तक एफोरिज्म्स हमने पढ़े हैं 37, 38, उन सब से हमको ये समरी हमको पता लगता है what happens in nature when two dissimilar natural diseases meet. अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, when the two dissimilar diseases meeting together in the human being, if अगर जो नया डिजीज आ रहा है वो ज्यादा ताकतवर है,
एंड द ओल्डर नेचुरल डिजीज इज वीकर, और जो पुराना डिजीज है वो कमजोर है, देन द ओल्डर वीकर डिजीज विल बी केप्ट बैक, जो पुराना डिजीज है वो पीछे ढकेल दिया जाएगा, एंड सस्पेंडेड बाय द एक्सेशन ऑफ द न्यू स्ट्रॉन्गर वन। सस्पेंडेड का मतलब मैंने बताया स्थगित कर देना, कुछ समय के लिए उसके एक्शन को रोक देना, उसको खत्म नहीं करता, उसको क्योर नहीं करता, उसको बस उसका एक्शन करने से रोक दिया जाता है, एंड सस्पेंडेड बाय द एक्सेशन ऑफ द न्यू स्ट्रॉन्गर वन अंटिल, कब तक ऐसा होता है, जब तक कि जो नया डिजीज है वो अपना कोर्स पूरा कंप्लीट ना कर ले या फिर वो अपने आप क्योर ना हो जाए, एंड देन द ओल्ड वन रीअपियर्स, और अब जो ये पुराना वाला है ये वापस रीअपियर होता है अनक्योर्ड, वापस से वो अपने एक्शंस को दिखाता है। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट हम आते हैं एफोरिज्म नंबर 39 पे। अब यहाँ पर वो इसी चीज को वो अनहोम्योपैथिक मेडिसिन या जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उन सब के बारे में बात करें। नाउ द अधरेंट्स ऑफ द ऑर्डिनरी स्कूल ऑफ मेडिसिन, अधरेंट्स का मतलब होता है जो किसी एक विचारधारा के समर्थक होते हैं, जो किसी एक सिस्टम को फॉलो कर, या फॉलोअर्स होते हैं। तो जो ये फॉलोअर्स होते हैं क्योंकि वो एक किसी विचार को या किसी एक थॉट को चिपके हुए रहते हैं। एडहेयर का मतलब होता है टू स्टिक, चिपक जाना, क्योंकि वो किसी एक विचारधारा को चिपके हुए रहते हैं, तो उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है अधरेंट्स। तो 39 में डॉक्टर हनुमान लिखते हैं, नाउ द अधरेंट्स ऑफ द ऑर्डिनरी स्कूल, यानी ऐसे लोग जो ऑर्डिनरी स्कूल के यानी एलोपैथिक सिस्टम के चिपकू हैं या उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। नाउ द अधरेंट्स ऑफ द ऑर्डिनरी स्कूल ऑफ मेडिसिन सॉ ऑल दिस फॉर सो मेनी सेंचुरीज, सैकड़ों साल से वो ये प्रोसेस देख रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ देखा है कि कैसे डिजीज एक दूसरे को सस्पेंड करती हैं, कैसे डिजीज एक दूसरे को ओवर पावर करती हैं, जो नेचुरल डिजीज होती हैं। इन सब ने देखा है सैकड़ों साल से। दे सॉ दैट नेचर herself cannot cure any disease by the accession of another. नेचर खुद कभी डिजीज को क्योर नहीं कर सकता, बी इट एवर सो स्ट्रॉन्ग, चाहे वो बीमारी कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर उनमें डिसिमिलैरिटी है, इफ द न्यू डिजीज बी डिसिमिलर टू दैट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, अगर जो डिजीजेस हैं उनके बीच में डिसिमिलैरिटी का रिलेशन है, तो नेचर खुद ब खुद कभी उसको क्योर नहीं कर सकता। व्हाट शैल वी थिंक ऑफ देम? एक सेकंड ना सर, एक्सक्यूज करिएगा। हेलो, हाय डॉक्टर शिव शंकर, shall I call you in a moment? I am in mid of a meeting. Okay, bye bye, take care. हेलो, यस सर। हाँ, तो इसमें वो बता रहे हैं कि नेचर खुद ब खुद कभी भी क्योर नहीं कर सकता अगर डिजीजेस के बीच में डिसिमिलैरिटी का रिलेशन है। What shall we think of them? That they nevertheless went on treating chronic disease with allopathic remedies, namely with the medicinal prescriptions capable of producing God knows what morbid state, almost invariably, however, one dissimilar to the disease be cured. यानी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनको क्योर करना है। वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसको केवल भगवान ही जानता है कि वो किस तरीके का सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे। And even though physicians did not hitherto observe nature attentively, hitherto का मतलब होता है अभी से, यानी इन सब चीजों से ये हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इन्होंने कभी भी नेचर को अटेंटिवली यानी ध्यान पूर्वक उसको ध्यान नहीं दिया, उस पर उसके ऊपर कभी अपना अटेंशन फिक्स नहीं किया है।
द मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है उदासीन, यानी जो निराश करने वाला रिजल्ट होता है, जो किसी को खिन्न कर दे, किसी को एकदम से उदास बना दे कि यार ये फेवरेबल चीज नहीं मिली, सैड कर दे, उसको कहा जाता है मिजरेबल। वो almost and even though physicians did not hitherto observe nature attentively, the miserable results of their treatment should have taught them। अगर चलो उन्होंने नेचर को नहीं भी देखा तो भी उनके मेडिसिन से जो मिजरेबल रिजल्ट थे, जो दुखी करने वाले रिजल्ट्स आ रहे थे, उन्हीं से इनको सीखना चाहिए था। Miserable results of their treatment should have taught them that they were pursuing का मतलब होता है कि एक मार्ग पे चलना, किसी का पीछा करना, कि वो लोग किसी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो इनएप्रोप्रिएट है, जो गलत है, अ फॉल्स पाथ। तो इस एफोरिज्म का अगर हम समरी देखते हैं तो इस एफोरिज्म का समरी होता है, नेचर खुद ब खुद कभी ट्रीट नहीं कर सकता अगर 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 वो डिजीजेस डिसिमिलर हैं। अगर दो डिजीजेस डिसिमिलर हैं तो नेचर खुद ब खुद कभी उसको क्योर नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और उसी तरह से अगर मेडिसिन प्रॉपर सिमिलर के एक्शन पे नहीं है तो वो मेडिसिन भी डिजीज को क्योर नहीं कर सकती। और ये सेंचुरीज से ये सारे फिजिशियंस देखते हुए आए हैं। आगे वो लिखते हैं, did they not perceive they employed as was their custom and aggressive allopathic treatment in a chronic disease that thereby they only created an artificial dissimilar disease to the original one। तो क्या उन्होंने ये चीज भी ऑब्जर्व नहीं किया कि जो भी वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, वो एक्चुअली उसको ट्रीट नहीं कर रहा है बट एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट कर रहा है जो पुराने डिजीज से डिसिमिलर है, which as long as it was kept up, ये जो नया डिजीज जो बन रहा है उसके बॉडी में, which as long as it was kept up merely held in abeyance, यानी तब तक उसने उसको, abeyance का मतलब होता है सस्पेंड करके रखना, उसके एक्शंस को रोक के रखना। उसने सिर्फ इनके ये जो नए डिजीज आ रहे थे उसके एक्शंस को दिखाई नहीं देने दिया, उसको सप्रेस करके रखा, उसको सस्पेंड करके रखा। which later, जो आगे जाकर, however always returned, जो बाद में वापस आया, and must return as soon as the diminished strength of the patient no longer admitted of a continuance of allopathic attacks on the life। जब तक उसका शरीर इतना कमजोर नहीं हो गया। स्लाइड नंबर 117। तो इसको ये बता रहे हैं कि जब भी इस तरीके के एलोपैथिक मेडिसिन या अनहोम्योपैथिक मेडिसिन को यूज किया जाता है तो वो नया डिजीज तो क्रिएट करता ही है, साथ में जो ओरिजिनल डिजीज है उसको सस्पेंड भी कर देता है, उसको सप्रेस भी कर देता है, जो आगे जाकर तब वापस आता है जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, हमारा जो वाइटल फोर्स है वो और ज्यादा अटैक अलाउ नहीं कर पाता, और क्योंकि वो इतना कमजोर हो जाता है कि जो पुराने सारे सिम्टम्स पड़े हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। एज सुन एज द डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का जो शक्ति है वो जब और ज्यादा कमजोर हो जाता है, नो लॉन्गर एडमिटेड ऑफ अ कंटिन्यूएंस, जो और ज्यादा एलोपैथिक ड्रग्स को अलाउ नहीं करता उस अटैक्स को, तब ये सारे सिम्टम्स दोबारा बाहर निकलते हैं। फिर आगे उन्होंने एग्जांपल्स दिए इसके 118 118 ले लीजिए। इसमें इन्होंने सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है। Thus the itch exanthema certainly disappears very soon from the skin under the employment of violent purgatives।
परगेटिव्स वो मेडिसिन होती हैं जिससे कि किसी को लूज मोशन होता है, जिससे कि किसी को डायरिया इनिशिएट किया जाए। तो इच जो है इच जो है वो अगर किसी को लूज मोशन करवाने वाली मेडिसिन दी जाती थी तो इच चला जाता था। It certainly disappears very soon from the skin under the employment of violent purgatives, frequently repeated. But when the patient can no longer stand the factitious का अर्थ होता है factitious का अर्थ होता है क्या था उसका? हाँ, factitious का मतलब होता है नकली, जो कि कृत्रिम हो। तो when the patient can no longer stand factitious, जो ये नकली डिजीज है, जो ये आर्टिफिशियल डिजीज है, डिजीज ऑफ द बाउल्स, उसके पेट में जो ये डायरिया इनिशिएट किया गया था वो तो मेडिसिन का इफेक्ट था, वो एक आर्टिफिशियल डिजीज था। अब जब शरीर जो है अब इसको सहने की ताकत उसकी खत्म हो गई है, कैन टेक नो मोर परगेटिव्स देन आइदर द क्यूटेनियस